हाल ही में पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नया अध्यादेश यानी एक नया ऑर्डिनेंस पारित किया है, जिसके माध्यम से पाकिस्तान की सरकार आसानी से देश की सरकारी संपत्तियों को विदेश में बेच सकेगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आज इस कगार पर आकर खड़ा हो गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, तमाम पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी इन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी खबर को देखेंगे। इसके बाद जानेंगे कि ये पाकिस्तान द्वारा जो नया अध्यादेश पारित किया गया है, इस नए अध्यादेश में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान को इस नए अध्यादेश की ज़रूरत क्यों पड़ी है, उस ज़रूरत को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्थिक संकट को समझेंगे, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही पाकिस्तान के जो आर्थिक संकट है, इस आर्थिक संकट के कारण क्या है, उन कारणों पर भी बात करेंगे। साथ ही सरकार द्वारा इस संबंध में क्या किया गया है या सरकार के पास इस संबंध में क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, उन विकल्पों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार के समक्ष क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पर भी बात करेंगे और भारत पर इस पूरी स्थिति का क्या प्रभाव हो सकता है, उस प्रभाव को भी समझने की कोशिश करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और उसके पड़ोसी और अन्य देशों की नीतियों और राजनीति का भारत पर प्रभाव जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज़ देख लेते हैं। आज की हमारी न्यूज़ इंडिया टुडे से है। हमारी खबर है पाक कैबिनेट अप्रूव्स ऑर्डिनेंस टू सेल स्टेट्स एसेट टू फॉरेन कंट्रीज, यानी पाकिस्तान की कैबिनेट ने, पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक ऑर्डिनेंस पारित किया है जिसके माध्यम से पाकिस्तान की सरकार फॉरेन कंट्रीज को, अन्य देशों को पाकिस्तान की सरकारी संपत्ति बेच सकेगी। इसको लेकर ये खबर लिखी गई है, ये आर्टिकल लिखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस नए अध्यादेश के बारे में बात कर लेते हैं, इस नए ऑर्डिनेंस को समझ लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक नए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। इस नए ऑर्डिनेंस के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार नियम कानूनों को दरकिनार करके, यानी नियम कानूनों का पालन किए बिना सरकारी संपत्ति को, देश की जो भी सरकारी संपत्ति है उसे किसी विदेशी राज्य को, किसी फॉरेन कंट्री को बेच सकेगी। हालांकि इसे एक आपातकालीन उपाय के तौर पर पेश किया गया है, एक इमरजेंसी उपाय के तौर पर पेश किया गया है और पाकिस्तान की सरकार ऐसा बार बार नहीं करेगी, ऐसा इस अध्यादेश में कहा गया है। लेकिन जाहिर तौर पर अध्यादेश में जो कहा गया है उसका पालन करना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए एक बाध्यकारी नहीं है और पाकिस्तान की सरकार जाहिर तौर पर इस पूरे उपाय को एक रेगुलर उपाय के तौर पर प्रयोग करती रहेगी। इसके अलावा इस अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान की सरकार संपत्ति के खिलाफ जो भी पाकिस्तान की सरकार द्वारा संपत्ति बेची जाएगी, यानी इस पूरे अध्यादेश के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार जो भी संपत्ति बेचेगी उस बिक्री को अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी कोई भी न्यायालय, पाकिस्तान की कोई भी अदालत इस पूरी बिक्री की सुनवाई नहीं कर सकेगी। इसको लेकर ना तो याचिका दायर की जा सकती है और ना ही इसको सुनवाई की जा सकती है। तो इस तरह से न्यायालय के जो इंटरवेंशन है, न्यायालय का जो हस्तक्षेप है, उसी पूरी तरह से रोक देने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण को लेकर जो पाकिस्तान की केंद्र सरकार है वो प्रांतीय सरकारों को बाध्यकारी आदेश जारी कर सकती है। यानी केंद्र सरकार ऐसे आदेश जारी कर सकती है जिन्हें प्रांतीय सरकारों के लिए मानना जरूरी होगा। इसके अलावा इस अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि इस तरह की संपत्ति की बिक्री के लिए किसी नियामक प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक नहीं होगा। बिना प्रक्रियाओं को पूरा किए ही पाकिस्तान की सरकार इस तरह की संपत्ति बेच सकेगी और कोई भी पाकिस्तान की जांच एजेंसी इस पूरी बिक्री की जांच नहीं कर सकेगी। जैसे भारत में CBI है, ED है, उस तरह से पाकिस्तान में भी कुछ संस्थाएं हैं इस तरह की जांच के लिए। लेकिन अगर इस अध्यादेश के माध्यम से पाकिस्तान की सरकार कोई भी संपत्ति बेचती है तो वहां की जांच एजेंसियां इस बिक्री की जांच नहीं कर सकेंगी। इसके अलावा अगर कोई सरकारी अधिकारी इस बिक्री को लेकर कोई भी आदेश देता है तो उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस अध्यादेश में कहा गया है कि वो सरकारी अधिकारी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में नहीं काम कर रहा है। ऐसे में उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की सरकार अपनी संपत्ति को बेचने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है, लेकिन इस अध्यादेश में पारदर्शिता की भारी कमी है, ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी है और इसी की वजह से इस अध्यादेश की कड़ी आलोचना भी की जा रही है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि जो विशेषज्ञ हैं, पाकिस्तान के जो जानकार हैं, उनका कहना है कि इस अध्यादेश के माध्यम से अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और यह अध्यादेश लागू हो जाता है तो इसके माध्यम से पाकिस्तान में भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ जाएगा, करप्शन का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
हालांकि अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अभी तक इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन कई जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति सरकार के दबाव में जाहिर तौर पर आगे आने वाले समय में इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर ही देंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पाकिस्तान को आखिर इस अध्यादेश की जरूरत पड़ी क्यों, पाकिस्तान की सरकार इस अध्यादेश को लेकर क्यों आई है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि मौजूदा समय में पाकिस्तान एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति मौजूदा समय में काफी खराब हो गई है और इसी खराब आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए बीते दिनों पाकिस्तान की सरकार IMF की सहायता के लिए गई थी, लेकिन IMF ने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि पाकिस्तान को अपने किसी भी मित्र देश से, किसी भी फ्रेंडली नेशन से कम $4 बिलियन एकत्र करने होंगे, $4 बिलियन की आर्थिक सहायता प्राप्त करनी होगी और तभी पाकिस्तान को सहायता मिल सकेगी IMF से। अब इस शर्त को पूरा करने के लिए पाकिस्तान गया संयुक्त अरब अमीरात के पास, UAE के पास, लेकिन UAE ने पाकिस्तान की सहायता करने से इनकार कर दिया। UAE ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया। हालांकि UAE का कहना था कि पाकिस्तान के पास इस पूरे ऋण को चुकाने की क्षमता ही नहीं है, इसीलिए UAE पाकिस्तान को लोन नहीं दे सकता है। लेकिन UAE ने यह जरूर कहा कि UAE पाकिस्तान की कंपनियों में निवेश कर सकता है। यानी औपचारिक तौर पर तो ये कहा गया कि निवेश कर सकता है, लेकिन अनौपचारिक तौर पर UAE का कहना था कि वो पाकिस्तान की सरकारी संपत्तियों को खरीद सकता है। अब यहाँ समस्या ये थी कि पाकिस्तान में निजीकरण के लिए 471 से ज़्यादा दिन लगते हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा समय है। इतने लंबे समय में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे में इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए पाकिस्तान की सरकार ये नया अध्यादेश लेकर आई है ताकि इस पूरे लंबे समय को कम किया जा सके। जो भी प्रक्रियात्मक चुनौतियां हैं, जो भी प्रोसीजरल चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को कम किया जा सके और सरकारी संपत्ति बेचने का जो समय है उसको 471 दिन से कम करके कुछ महीनों तक लाया जा सके। यही इस पूरे अध्यादेश को लाने का प्राथमिक उद्देश्य भी है। अब आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान के आर्थिक संकट को समझ लेते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर बात कर लेते हैं। तो हमने देखा कि पाकिस्तान मौजूदा समय में एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाकिस्तान में मुद्रास्फीति यानी महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और पाकिस्तान में जो रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, जो रोज़मर्रा का सामान है, उसका दाम आसमान छू रहा है। लोगों को इसके लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए अप्रैल महीने में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत तकरीबन 150 पाकिस्तानी रुपए के प्रति लीटर के बराबर थी, लेकिन इसी महीने 1 जुलाई में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 250 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है। यानी कुछ ही महीनों में पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत कितनी तेजी से बढ़ गई है, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार में भी पिछले कुछ समय में तेजी से कमी देखने को मिली है। उदाहरण के लिए अगस्त 2021 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तकरीबन $20 बिलियन के आसपास था, लेकिन जुलाई 2022 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $9.3 बिलियन पर पहुंच गया है। तो इस तरह से बीते कुछ समय में पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी खासी कमी देखने को मिली है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण पाकिस्तान का रुपया भी तेजी से गिर रहा है। इसी सप्ताह पाकिस्तान के रुपए में तकरीबन 8.3% की कमी देखने को मिली है और मौजूदा समय में एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य तकरीबन 228 पाकिस्तानी रुपए के बराबर पहुंच गया है। अगर इसकी तुलना भारत से करें तो मौजूदा समय में एक अमेरिकी डॉलर का मूल्य तकरीबन 80 भारतीय रुपए के आसपास है, 79 के आसपास चल रहा है। ये तो ही पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की बात। इसके अलावा जो पाकिस्तान का रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इस रुपए के कमजोर होने से पाकिस्तान में आयात जनित मुद्रास्फीति भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करता है। पाकिस्तान विदेशों से वस्तुएं ज्यादा मंगाता है, जिसके कारण पाकिस्तान को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को ज्यादा रुपए चुकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो और ज्यादा कम होता जा रहा है। इसके अलावा इसी स्थिति को देखते हुए मई 2022 में पाकिस्तान की सरकार ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए कई गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनको विदेशों से लाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें चॉकलेट, जानवरों का भोजन और टैम्पॉन जैसी चीजें शामिल थी। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान में कुछ संगठनों द्वारा विरोध किया गया, कुछ महिला कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इस सूची में कुछ बदलाव किया। हालांकि ये सूची अभी भी कुछ हद तक बनी हुई है। ये तो हुई पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति। अब आगे बढ़ते हैं और इस मौजूदा स्थिति के कारणों को समझ लेते हैं, यानी आखिर वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान मौजूदा समय में इस आर्थिक संकट की कगार पर खड़ा हो गया है। तो इन कारणों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान की इस आर्थिक संकट के लिए खुद पाकिस्तान की नीतियों को जिम्मेदार माना जाता है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में सेना का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है और पाकिस्तान में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन निर्णयों में से अधिकांश निर्णय
पाकिस्तान की सेना और सेना के प्रमुखों द्वारा लिए जाते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में एक निरंकुशवादी प्रवृत्ति देखी जाती है, जिसमें एक ही व्यक्ति द्वारा, कुछ व्यक्तियों के समूह द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रवृत्ति की वजह से पाकिस्तान में जो नीतियां बनती हैं, वो नीतियां देश के हित में न होकर बल्कि कुछ लोगों के हित में होती हैं। और इन्हीं नीतियों की वजह से पाकिस्तान की सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में गैर विकासात्मक और आर्थिक रूप से अव्यवहार्य, यानी ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया गया है जिनमें कुछ लाभ नहीं था। ऐसी परियोजनाओं में पाकिस्तान की सरकार द्वारा बहुत व्यापक स्तर पर खर्च किया गया। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और चीन द्वारा साल 2015 में मिलकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे नाम से एक परियोजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस परियोजना से अभी तक पाकिस्तान को कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिल सका है, बल्कि पाकिस्तान को इससे नुकसान ही हुआ है। पाकिस्तान का जो विदेशी ऋण है इस पूरी परियोजना के कारण पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ गया है। उदाहरण के लिए मार्च 2022 में पाकिस्तान का जो कुल विदेशी कर्ज था वो तकरीबन 128 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था, जबकि जून 2021 में इस विदेशी ऋण की कीमत तकरीबन 86 बिलियन डॉलर के आसपास थी। यानी पिछले कुछ समय में पाकिस्तान के विदेशी ऋण में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है। पाकिस्तान पर जो विदेशी कर्ज है वो पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ गया है और इस पूरे कर्ज में चीन की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। चीन का जो शेयर है इस पूरे कर्ज में काफी ज्यादा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और विश्व बैंक से भी खासा ऋण लिया हुआ है। इसके अलावा इस पूरी जो आर्थिक संकट है इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। पाकिस्तान को जून 2018 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और इसके बाद से ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर खासा प्रभाव देखने को मिला है इस पूरी ग्रे लिस्ट का। इस पूरी ग्रे लिस्ट में होने के कारण पाकिस्तान में सुरक्षा चिंताओं की वजह से और ग्रे लिस्ट में होने के कारण विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश भी नहीं किया जा रहा, बल्कि उल्टा हो रहा है। यानी कुछ विदेशी निवेशक पाकिस्तान से अपना पैसा निकाल रहे हैं और जब ये लोग पैसा निकाल रहे हैं तो इसकी वजह से पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर और ज्यादा धीमी हो गई है, पाकिस्तान की वृद्धि दर और ज्यादा कम हो गई है। उदाहरण के लिए ब्लूमबर्ग ने बीते दिनों एक रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान मौजूदा समय में एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और पिछले एक महीने में पाकिस्तान के रुपए में 8% की गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति में, मौजूदा आर्थिक संकट में कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाल, गेहूं, खाद्य तेल और चीनी जैसी खाद्य सामानों की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कुल आयात किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों से जो भी आयात किया जाता है, उसमें खाद्य आयात की हिस्सेदारी 16% से भी ज्यादा है। ऐसे में इन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण पाकिस्तान को अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में घरेलू स्तर पर उत्पादन भी इस साल काफी कम हुआ है। पाकिस्तान में खेती कुछ हद तक खराब हो गई थी, जैसा भारत में भी देखने को मिला था। इसकी वजह से एक और तो पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है क्योंकि उत्पादन कम हुआ है, आपूर्ति कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को महंगे दामों पर आयात करना पड़ रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी कम हो रहा है और इन सभी चीजों का समग्र प्रभाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। तो ये तो हुई पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के मौजूदा कारण। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में सरकार के प्रयासों को देख लेते हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं या फिर क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही प्रयास है कि पाकिस्तान की सरकार द्वारा कुछ अन्य देशों से सहायता ली जा रही है। इसके अलावा एक अंतिम विकल्प पाकिस्तान की सरकार के पास ये है कि पाकिस्तान की सरकार IMF से सहायता ले सकती है। इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने IMF को अप्रोच भी किया है। हालांकि हमने पहले ही देखा कि IMF ने कुछ शर्तें निर्धारित की हैं और इन शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान एक नया अध्यादेश भी लेके आया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने कुछ अन्य कदम भी उठाए हैं। IMF द्वारा कुछ अन्य शर्तें भी निर्धारित की जाती हैं और इन शर्तों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान ने कुछ अन्य कदम उठाए हैं, जिसमें तेल की कीमतों में वृद्धि करना, व्यय में कमी करना, सरकार का जो सरकारी व्यय है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें कम करना। इसके अलावा कर की दरों में जो टैक्स रेट्स हैं उनमें बढ़ोतरी करना। और इन सभी सुधारों के कारण पाकिस्तान में महंगाई की दर और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब जब महंगाई की दर बढ़ रही है तो इसकी वजह से पाकिस्तान के आम लोग परेशान हो रहे हैं। आम लोग परेशान हो रहे हैं तो इसकी वजह से पाकिस्तान में आंदोलन हो रहे हैं। ये आंदोलन हिंसक भी हो सकते हैं आगे आने वाले समय में। ऐसे में कई जानकारों का कहना है कि अगर ये आंदोलन हिंसक होते हैं, आम लोग पाकिस्तान के सड़कों पर आ जाते हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिरता है वो और ज़्यादा खराब हो सकती है। पाकिस्तान एक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में आ सकता है, इंस्टेबिलिटी की स्थिति में आ सकता है,
जो कि जाहिर तौर पर पाकिस्तान के समक्ष एक बड़ी चुनौती उत्पन्न करेगा, क्योंकि आईएमएफ उन देशों को ऋण नहीं देता है, उन देशों की सहायता नहीं करता है जो कि आर्थिक अस्थिरता की स्थिति में होते हैं, जहां पर इंस्टेबिलिटी होती है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के समक्ष एक बड़ी चुनौती आ सकती है। इसके अलावा अब यहाँ ये भी समझ लेना जरूरी है कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ के समक्ष ऋण लेने गई है, आईएमएफ के समक्ष एक आर्थिक सहायता पैकेज लेने गई है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार 22 बार और 22 बार पहले भी ऐसा कर चुकी है, यानी पहले भी 22 बार पाकिस्तान आईएमएफ से सहायता ले चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आईएमएफ से सहायता लेना कोई एक दीर्घकालिक उपाय नहीं है, कोई एक लॉन्ग टर्म उपाय नहीं है, और इसे एक वास्तविक समाधान के रूप में नहीं देखा जा सकता। बल्कि एक वास्तविक समाधान ये होगा कि पाकिस्तान की सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था में, अपनी राजनीतिक प्रणाली में कुछ संरचनात्मक सुधार करने होंगे, कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस करने होंगे, रिफॉर्म्स करने होंगे। उदाहरण के लिए पहला रिफॉर्म यही हो सकता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में, पाकिस्तान की राजनीति में सेना का जो हस्तक्षेप है, सेना का जो प्रभाव है, उसको और ज़्यादा कम किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की व्यापकता को भी कम करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये तो हुई सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है और सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और इस संबंध में क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं, क्या क्या चैलेंजेस मौजूद हैं, उन चैलेंजेस पर बात कर लेते हैं। तो हमने पहले ही देखा कि पाकिस्तान की सरकार के पास एक ये विकल्प है कि पाकिस्तान की सरकार अन्य देशों से सहायता ले सकती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अन्य देश पाकिस्तान की सहायता करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है वो एक अस्थायी सरकार है, एक शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट है, और इस सरकार का कार्यकाल भी काफी छोटा है। ऐसे में पाकिस्तान का जो राजनीतिक भविष्य है वो काफी अनिश्चित है, काफी शॉर्ट टर्म है, काफी आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में दोबारा से चुनाव होंगे, सरकार बदल जाएगी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पाकिस्तान का जो भविष्य है वो राजनीतिक भविष्य अभी निश्चित नहीं है। ऐसे में कोई भी देश पाकिस्तान की सहायता नहीं करना चाहता। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती ये भी है कि पाकिस्तान के जो पारंपरिक मित्र देश रहे हैं, जो भी ट्रेडिशनल फ्रेंडली कंट्रीज रहे हैं, फ्रेंडली नेशंस रहे हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान से खासा नाराज हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान का एक पारंपरिक मित्र देश रहा है। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान का एक पारंपरिक मित्र देश रहा है, लेकिन इन दोनों देशों के साथ ही पाकिस्तान के पिछले कुछ समय में जो संबंध रहे हैं वो पिछले कुछ समय में काफ़ी खराब हुए हैं। इसके अलावा चीन भी पाकिस्तान में CEP परियोजना यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो काम रहा है उसकी प्रगति को लेकर पाकिस्तान से नाखुश है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के संबंध पिछले कुछ समय में काफ़ी खराब हुए हैं। तालिबान के समर्थन को लेकर अमेरिका पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ है। अमेरिका का मानना है कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से तालिबान का समर्थन कर रहा है, और इसी को लेकर अमेरिका पाकिस्तान से खासा नाराज़ भी है। इसके अलावा फरवरी 2022 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस की यात्रा की थी, और इस यात्रा के एक दिन बाद ही रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हो गई थी। इसी की वजह से, इस पूरी यात्रा की वजह से अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश, खासतौर पर यूरोप के देश पाकिस्तान से काफ़ी नाराज़ हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास किसी भी देश से सहायता लेने का कोई विकल्प भी मौजूद नहीं है, जो कि पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर सकता है। ये तो हुई क्या क्या चुनौतियां मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भारत पर इसके क्या प्रभाव होंगे, भारत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उन इम्पैक्ट्स की बात कर लेते हैं, उन प्रभावों की बात कर लेते हैं। तो इस पूरी स्थिति को देखते हुए जानकारों का कहना है कि भारत पर इस पूरी स्थिति का कोई खासा प्रभाव नहीं होगा। हालांकि एक बड़ी चुनौती, एक छोटा सा प्रभाव ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी संपत्ति बेच रहा है, और अगर चीन इस संपत्ति को खरीद लेता है और ये संपत्ति भारत के बॉर्डर से ज़्यादा करीब होती है, तो इसकी वजह से भारत के लिए एक सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो सकता है, एक स्ट्रैटेजिक, एक सामरिक चुनौती उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के इस क्षेत्र में चीन अपना एक सैन्य बेस, मिलिट्री बेस स्थापित कर सकता है, जो कि भारत के लिए एक थोड़ा मोड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है, जिसकी वजह से एक सामरिक चुनौती उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा इस पूरी स्थिति से ये और जाहिर हुआ है कि श्रीलंका और पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक संकट हमें देखने को मिल रहा है, उसमें चीन की हिस्सेदारी क्या थी वो और ज़्यादा स्पष्ट हुई है। और साथ ही चीन की जो ऋणजाल कूटनीति रही है, जो डेट ट्रैप पॉलिसी रही है, डिप्लोमेसी रही है, वो इस पूरी स्थिति के कारण और ज़्यादा जाहिर तौर पर उजागर हुई है। तो इसकी वजह से इस पूरे क्षेत्र में एक नया समीकरण उभर कर आया है, और इस समीकरण की वजह से, इस इक्वेशन की वजह से इस पूरे क्षेत्र में भारत अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। अन्य देशों के साथ, एशियाई देशों के साथ या फिर दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत अपने संबंधों को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। तो ये तो हुई इस पूरी स्थिति का भारत पर क्या प्रभाव हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अंत में एक प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है कि पाकिस्तान के आर्थिक संकट के विभिन्न कारणों पर चर्चा करते हुए भारत पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए।
यानी आपको बताना है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्थिक संकट है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक संकट के क्या कारण हैं, इसके अलावा इन कारणों के भारत पर क्या प्रभाव हो सकते हैं, इस पूरे संकट के भारत पर क्या प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि IMF का गठन किस वर्ष हुआ था। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।